हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत करता हूं मैं मां शारदे इंस्टीट्यूट क्लासेस में। तो आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स, वो मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन पर है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, वो मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन पर रहेगा। आज हम इस क्लास के अंदर ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं और मैट्रिक्स क्या होता है, विद डेफिनेशन के साथ में। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट, जब मैट्रिक्स अपने स्टार्ट मतलब कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी हुई है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टुलर एरर ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। यानी कि जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शन, यानी कि आप लोगों के नंबर भी दिए जाएंगे और उसके बाद में फंक्शन भी। ये दो पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक नंबर और एक है फंक्शन। ठीक है ना। यानी कि जो आप जो मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर भी होंगे और फंक्शन भी होंगे। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द इंट्राइज ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैं इसको समझाता हूँ कि आपके होता क्या ये सब। तो देखिए, पहली बात ये है कि ये मैट्रिक्स का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है ना। जो मैट्रिक्स का साइन होगा वो इस तरीके का साइन होगा। अब इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर भी लिखे जाएंगे। नहीं नहीं, नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, -1, 4, 7, 2, 0, 1। नंबर नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें यही बता रहा है कि मैट्रिक्स में नंबर तो आएंगे ही, नंबर भी होंगे, तो इस तरीके कोई नंबर का भी मैट्रिक्स हो सकता है। उसके बाद दे रखा है फंक्शन। फंक्शन का हिंदी शब्द होता है फलन। ठीक है ना। यानी कि जो मैट्रिक्स हो सकता है वो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है कि 1 + x या साइन थीटा, x² या फिर कॉस थीटा। ठीक है ना। यानी कि आपके वेरिएबल नंबर, यानी हम चर संख्याएं बोलते हैं, वो भी आ सकती हैं, वो भी होते हैं। और उसके बाद में आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो पढ़े होंगे, साइन कॉस टेन थीटा, ये भी आप व्यू के अंदर भी आएंगे। ठीक है ना। यानी इन्हें भी लिख सकते हैं, साइन कॉस टेन वगैरह। ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोगों को अगर ये मैट्रिक्स बनाना चाहें, एक x+1, x² - 1, x³ + 1 और x+2, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स है, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल नंबर, वेरिएबल चर संख्याएं आ रही हैं, फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद में और भी एग्जांपल लेना चाहें आप, तो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और ये कॉट थीटा, ये सभी के सभी हमारे जो हैं वो मैट्रिक्स हैं, आव्यूह हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखो इसका ये है कि वी डिनोटेड मैट्रिक्स बाई कैपिटल लेटर। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, वी डिनोटेड मैट्रिक्स बाई कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमें एक कैपिटल नंबर यूज करना पड़ता है। जैसे जो मैंने मैट्रिक्स बनाए हैं, इनको मैं एक्स ए के द्वारा डिनोट किया, तो जो मैंने ए लिया है ना, वो कैपिटल होना चाहिए, बड़ा ए होना चाहिए। अगर मैं ये छोटा ए बना करके इसको डिनोट करना चाहूँ तो ये हमारा गलत होगा। हम स्मॉल स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर यूज करना है हमें। एक्स यूज कर सकते हो आप, बट कैपिटल होनी चाहिए। वाई यूज की, कैपिटल है। ठीक है ना। या हमने बी यूज किया, बी कैपिटल है। तो जो भी आप ABCD का या जो भी आप वेरिएबल नंबर यूज करते हो वो कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि मैट्रिक्स को यूज करने के लिए हमें एक कैपिटल वर्ड यूज करना पड़ता है, कैपिटल अल्फाबेट यूज करना पड़ता है मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। जैसे हम सबके नाम होते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स को एक नाम देना होता है। जैसे कि मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है और ये सी है, तो मैं उन्हीं ABC की बात कर रहा हूँ, या XYZ जो भी आप नाम दे रहे हो वो अल्फाबेट
होगा वो एक कैपिटल में होना चाहिए। ए बी सी एक्स वाई जेड ये किस में होने चाहिए? अल्फाबेट में होना चाहिए। जैसे ए नाम दोगे या बी या सी या एक्स वाई जेड, तो ये सभी के सभी अल्फाबेट्स जो मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे वो एक कैपिटल में होने चाहिए। ठीक है ना? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो। एम रो यानी कि जो सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इस पर हम ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है ना? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का हिंदी शब्द होता है कोटि। ऑर्डर का हिंदी शब्द होता है कोटि, यानी कि हम यहाँ आप यू की कोटि पढ़ रहे हैं। आप व्यू की कोटि, जैसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो, यानी कि जो रो है वो क्या है? एम रो। ठीक है ना? एम रो, एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन। ठीक है ना? जो हमारे पास में मैट्रिक्स होगा, अब यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको मैट्रिक्स का अच्छे तरीके से। देखो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना? और इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपकी बात को बताया कि नंबर लिखे जाते हैं, तो हम फर्स्ट नंबर को नाम देते हैं A1, A11 सॉरी, A12, A13 और सेकंड रो A21, A22, A23 और ये 31, A32, A30। ठीक है ना? तो इसके बाद में जैसे ये नाम दिए, तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं रो, इसे हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। तो ये होगी हमारी फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो और ये है थर्ड रो। ठीक है ना? जब हम इस तरीके से काउंटिंग करेंगे ऐसे, तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये है फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना? फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया इसका सेकंड कॉलम और ये है इसका थर्ड कॉलम। ठीक है ना? जब अब मैं इन नंबरों को इस तरीके से लाइन बनाऊंगा तो ऐसे बोलते हैं इनको रो, यानी कि ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ऐसे कॉलम फर्स्ट रो, ओ सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है ना? अब इसको एक नाम दे दिया है कैपिटल के थ्रू, ए मैट्रिक्स है सपोज दैट। ठीक है ना? अब जैसे आपकी समझ में ये आ गया होगा कि इसमें रो हैं और कॉलम कौन से हैं। इसके बाद में यहाँ जितनी रो होती हैं वो नंबर लिखा जाता है। इसमें रो कितनी है? 3, तो 3 लिखा, और इंटू लगा के लिखना होता है कॉलम, कि कॉलम कितने, तो इसमें कॉलम कितने? 3 हैं। इसी को हम लिखते हैं m इंटू एन, m इंटू एन, यानी कि जो रो है, रो वो किसको डिनोट करेगा? m को, और जो कॉलम है वो किसको डिनोट कर रहा है? n को। यही इसमें बताया गया है कि रो जो है वो किसा है? m है, और जो कॉलम है वो n है। ठीक है ना? तो ये आपकी m की वैल्यू है, यानी m है रो। ठीक है ना? और इस तरीके से कॉलम है, और इसके बाद यहाँ लिखा होता है m इंटू एन। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि m इंटू एन क्या होगा, तो m इंटू एन का मतलब हो गया रो, रो कितनी इसमें? 3, और n का मतलब हो गया कॉलम, के कॉलम कितने, तो 1 2 3, तो कॉलम हो गया 3। ठीक है ना? तो m इंटू एन इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 3। ठीक है ना? उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है ना? ये टॉपिक है इसे हाईलाइट किया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स में लिखे गए हैं, एलिमेंट्स का हिंदी शब्द होता है अवयव,
यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने अवयव ये लिखे गए हैं, इन सभी की संख्या कितनी है, यानी कि नंबर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, बट हमको ऐसे काउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या होता है, m इंटू एन का, जैसे 3 इंटू 3 आया था, तो अगर इसी का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मल्टीप्लाई कितने करेगा, आ गया 9। यही हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 9 आ गई। जब आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो बताने हैं। तो आपको वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, m और n यानी कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर को केवल m इंटू एन में लिखना होता है, m इंटू एन में लिखना है केवल ऑर्डर को, ठीक है ना। और जब आपसे एलिमेंट पूछे जाएं तो एलिमेंट में दोनों का मल्टीप्लाई करके बताते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके बताना होता है। जैसे ये था हमारा m इंटू एन, यानी कि 3 इंटू 3, और यहाँ क्या होगा 3 इंटू 3 का 9। तो जब ऑर्डर होगा तो बताएंगे 3 इंटू 3, और जब एलिमेंट्स होंगे तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो एलिमेंट्स हो गए 9, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह के प्रकार, कि आव्यूह के जो मतलब प्रकार हैं वो कितने होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में फर्स्ट मैट्रिक्स होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज हैव ओनली वन कॉलम, ठीक है ना। चलिए, यानी कि एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहा जाता है या कहलाता है यदि इसमें केवल एक स्तंभ होता है। यानी कि जो मैट्रिक्स हैं इसमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है, हमें ये पहचानना होता है कि इसमें से मैट्रिक्स कौन सा है। मैट्रिक्स की भी कई टाइपें होती हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हम यहाँ टाइपें पढ़ने वाले हैं कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं वो इस क्लास में आपको सारी मतलब क्लियर कराए जाएंगे। उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट, वैसे तो सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं लेकिन फर्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या दे रखा है कि एक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, ओनली वन कॉलम होता है। कितने कॉलम होते हैं उसमें, वन कॉलम होता है। तो कॉलम का मतलब मैट्रिक्स इस शेप में लिखा होगा, ठीक है ना। जैसे एक मैट्रिक्स को कैपिटल के थ्रू नाम देंगे तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे 2 3 4, ये कॉलम मैट्रिक्स है। और भी अगर कोई एग्जांपल देना चाहो तो जैसे b इज इक्वल टू 7 4 7, ये भी कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स है। और भी एग्जांपल लेना चाहूँ तो देखो 4 1 0 7, ये भी कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें वन कॉलम होना चाहिए। देखो इसमें एक ही कॉलम है, केवल वन कॉलम है। रोस में कितनी भी हो सकती हैं, रो काउंटिंग नहीं करनी है, रो कितनी भी हो, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। जैसे स्तंभ, यानी स्तंभ एक ही होना चाहिए। देखो फर्स्ट एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। अगर ऐसे कर अगर आप बनाना चाहो जैसे x 2 7 4 4 1 0, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कॉलम वन है। एक तो कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया, तो टोटल कॉलम कितने हो गए इसमें, 2 हो गए, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम एक ही होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद यही आता है कि कॉलम मैट्रिक्स को कैसे लिखना होता है। जैसे यहाँ अगर इस मैट्रिक्स के अंदर आपसे m इंटू एन की वैल्यू पूछी जाए कि m इंटू एन की वैल्यू क्या रहेगी, तो m इंटू एन की वैल्यू m इंटू एन, m का मतलब हो गया हमें यहाँ रो काउंटिंग करनी है। रो कितनी है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 तो रो है इसमें। और कॉलम, कॉलम इसमें केवल 1 है। तो m इंटू एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 इंटू 1। m का मतलब अभी बताया था आपको रो होता है, और n का मतलब कॉलम होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ है, यहाँ m और n की वैल्यू क्या रहेगी, m और n की जो वैल्यू है वो 2 इंटू 1, यानी कि 2 रो हैं इसके अंदर, कॉलम 1 है। और यहाँ 4 रो हैं और कॉलम 1 है केवल, तो 4 इंटू 1, ठीक है ना।
तो हम यही लिखते हैं m इंटू एन, जैसे कि पीछे आपको भी मैंने बताया था, ठीक है ना। इसी के साथ साथ देखना ये होता है जो मैट्रिक्स, एक पॉइंट ये था पीछे वाले में कि अभी पीछे था जैसे ये था ना इसमें, तो यहाँ जो 11 लिखा हुआ है ना, इन्हें हम i और j के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे A12 है, A12 में फर्स्ट जो है वो i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2, ठीक है ना। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स a के द्वारा डिनोट किए गए हैं, ठीक है ना, वो i j के द्वारा डिनोट किए जाते हैं, i j, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है रो मैट्रिक्स, कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। नाम से ही पता चल रहा है, देखें, ए मैट्रिक्स इज ए सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन रो होती है उसे बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक आव्यूह को एक पंक्ति आव्यूह कहा जाता है यदि इसमें केवल एक ही पंक्ति हो। कैसी पंक्ति हो? एक ही पंक्ति हो। तो पंक्ति एक होनी चाहिए, जैसे ए नाम दिया मैट्रिक्स को 7 5 1। देखो रो एक ही है इसमें, रो इसमें एक ही रो है, केवल वन रो है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स। उसके बाद और एक एग्जांपल लेना चाहें तो 0 7 4 9, ये भी हमारा कैसा है? रो मैट्रिक्स है, ओनली सिंगल रो है इसमें। कैसी रो है? सिंगल रो है। कॉलम फिलहाल इसमें देखो, इसमें कॉलम कितने? 1 2 3 4, कॉलम 4 है। कॉलम काउंटिंग नहीं करने, रो काउंटिंग करनी है। ओनली वन रो होनी चाहिए। तो इसमें रो तो 1 है लेकिन कॉलम कितने? 1 2 3 4। तो ये मैट्रिक्स की m और n की वैल्यू यहाँ हो गई। m इंटू एन क्या है? 4 इंटू वो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। और यहाँ जो है m इंटू एन की वैल्यू वो ये है 3 इंटू, सॉरी 1 इंटू 1 इंटू 3, यानी कि 1 यानी सिंगल रो है और कॉलम 3 है, 1 2 3। तो इसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति आव्यूह, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो थर्ड है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी शब्द होता है वर्गाव्यूह, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये देखें। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो, ठीक है ना, आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जो हमारी रो हैं वो इक्वल होंगी कॉलम से, इससे कॉलम के इक्वल होंगे, ठीक है ना। जो कॉलम इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। दिस एन एम एन एम एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n। अगर एक मैट्रिक्स के रो और कॉलम इक्वल हों, ये क्या बोला गया है? रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर रो कॉलम के इक्वल हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि m इज इक्वल टू n होनी चाहिए। यानी कि मैट्रिक्स आपका इस तरीके से होगा, जितने उसमें रो होंगी उतने ही उसमें कॉलम भी होंगे। तो जैसे मैट्रिक्स ए है, x है 7 4 0 1 2 -3 2 4 1, ये ले लिया। अब आप इसमें देखो, इसमें रो हैं 1 2 3, कितनी रो है इसमें? 3 है। इनटू कॉलम काउंटिंग करो 1 2 3, कॉलम भी कितने? 3 है। अब हमें देखना ये मिला कि यहाँ m की वैल्यू इक्वल है n की वैल्यू के, m की वैल्यू भी 3 है और n की भी वैल्यू 3 है। तो जब m और n की वैल्यू इक्वल हो उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और भी एक एग्जांपल लेके देख लें, जैसे ए मैट्रिक्स ले लिया 2 1 7 4, ये ले लिया। ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, 1
टू रो हो गई, 1 2 कॉलम हो गए। तो यहाँ पर भी m इज इक्वल टू n है। m इज इक्वल टू n की वैल्यू, m और n रो और कॉलम की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इक्वल होती है और किसी में इक्वल नहीं होती, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखें। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। अब देखना ये कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, ठीक है ना, यहाँ जो ये है वो इस तरीके से है, बी इज इक्वल टू आई जे के बाद m इंटू एन। इट्स सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है ना, यहाँ देख नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज ए मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, आई जे और बाहर है m इंटू एन। इट्स सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स बी, और यहाँ i और j की वैल्यू नॉट इक्वल है, ठीक है ना, यानी कि एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, ये ध्यान में रखें। यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा था ना, ये यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि वहां m और n की वैल्यू इक्वल होती है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होगा, यानी कि उसमें जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम भी होंगे। तब उसके बाद क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह को एक विकर्ण आव्यूह कहा जाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य हो। एक विकर्ण आव्यूह यानी कि विकर्ण आव्यूह क्या होगा, कि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य होंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया, एक जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो पहले अपन एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे ये नाम दे दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, m इज इक्वल टू एन होता है, m इज इक्वल टू एन होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, m इज इक्वल टू एन होगा, यानी कि m की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू n की भी होनी चाहिए, यानी कि जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम भी होंगे। m इज इक्वल टू एन होगा, यानी कि जितनी रो उतनी कॉलम। उसके बाद विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे मैंने पहले एक मैट्रिक्स बना दिया 7 4 0 2 5 6 1 4 2। अब देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि एक वर्ग आव्यूह तो है बट एक विकर्ण आव्यूह नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, 3 रो हैं 3 ही कॉलम है, लेकिन डेफिनेशन में क्या बोला गया है, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य होंगे। विकर्ण ये होता है, इसे बोलते हैं विकर्ण। इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण, यानी कि डायगोनल, ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। या फिर ये भी विकर्ण होता है इसका, जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर, इसे बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण, ठीक है ना, यानी कि डायगोनल, यानी कि ये नंबर, ये और ये हो गए। या तो हम एक ही लेंगे कोई, या तो इस पोजीशन में ले लो ये वाला, या फिर ये ले लो, ये और ये। इसे छोड़ करके अतिरिक्त सभी अवयव अवयव क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। तो मैट्रिक्स ये बनेगा इसका, जैसे 1 0 0, ठीक है ना। उसके बाद फिर 0 5 0 0 0 7, ठीक है ना। अब देख लो विकर्ण के, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य होंगे। विकर्ण ये है जो आपको ऐसी लाइन दिखाई दे रही है ना, विकर्ण शून्य नहीं है लेकिन बाकी के सभी अवयव क्या है, इसके शून्य है, तो इसे बोलेंगे विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना। ये विकर्ण आव्यूह नहीं था इसका, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं।
इस तरीके से हमें देना होता है विकर्ण अपव्यू का एग्जाम्पल, ठीक है ना। और भी आप बनाना चाहो आप इस शेप में लिख सकते हो, जैसे मैंने एक नाम दे दिया x, ठीक है ना। तो और भी अगर आपको देना हो तो 0 7 4 0, ये भी आपका एक विकर्ण अपव्यू है, क्योंकि विकर्ण तो ये है इसमें, ठीक है ना। बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ये विकर्ण अपव्यू है, ये भी विकर्ण अपव्यू है, ठीक है ना। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा विकर्ण अपव्यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि अदिश अपव्यू, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो कैसे होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। इट्स सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स, तब कहीं जाकर के वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो पहले विकर्ण मैट्रिक्स, मतलब जो विकर्ण मैट्रिक्स होता है वो पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। तो यहाँ पर भी जब विकर्ण होगा तो विकर्ण वही होता है जो पहले स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ विकर्ण मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स होने से पहले क्या होना चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। और डायगोनल वही होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसमें रो और कॉलम इक्वल होती हैं। यानी कि हिंदी में लिखा हुआ एक विकर्ण अपव्यू को एक अदिश अपव्यू कहा जाता है। एक विकर्ण अपव्यू को अदिश अपव्यू यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए। यानी कि एक स्केलर मैट्रिक्स वही होता है जिसमें विकर्ण के जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे 5 0 0 ले लिया, फिर 0 5 5 फिर 0 0 5 ले लिया। इसमें क्या बोला गया है कि विकर्ण के जो अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो देखो डायगोनल में एलिमेंट्स इक्वल हैं 5 5 5, यानी कि विकर्ण के जो अवयव हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। ये एक एग्जांपल और लेके देख ले रहे हैं, जैसे 0 7 के बाद में है 7 2, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख लो, ये जो डायगोनल है ये डायगोनल कैसा है आपका, हाँ 2 ले लिया। यहाँ भी देखो ये कैसे अवयव है, 7 7 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी डायगोनल कैसा है, इक्वल है। तो ये भी कैसा है, एक आपका स्केलर मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक अपव्यू। ए स्क्वायर मैट्रिक्स पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया उसमें रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। जो हम मैट्रिक्स देंगे वो कैसा होना चाहिए, एम यानी कि रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, उसमें जितनी रो हो उतनी ही कॉलम हो। विच एलिमेंट इन डायगोनल आर कॉल्ड वन, यानी कि जो डायगोनल होता, जो डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे, जो डायगोनल्स के एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 1 होना चाहिए। एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल के जो मैट्रिक्स हैं वो 1 होना चाहिए, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो 1 होना चाहिए, और अन्य अदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि एक वर्ग अपव्यू जिसमें जिसके विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और सभी शून्य हो, ये सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि विकर्ण में 1 आना चाहिए, जैसे 1 0 0 0, फिर 1 0 0 0 1। ये जो एग्जाम्पल है ये कैसा है, एक एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
सभी अवयव 1 आने चाहिए। तो विकर्ण ये है कि सभी अवयव क्या आ रहे हैं इसमें 1 1 आ रहे हैं। उसके बाद शेष शून्य आने चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं, अच्छे एलिमेंट्स विकर्ण को छोड़ करके वो सभी कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद अलग से कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो 1 0 0 1, ये भी है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, आई होप, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए 10th देखते हैं। 7th है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। जो एलिमेंट्स होगा और जो मैट्रिक्स होगा उसके सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जीरो जीरो जीरो, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये है जीरो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स इसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। या और भी बना सकते हो आप 3/3 का, ये था 2/2, 0 0 0, और ये सभी जीरो के लिए इसमें 3, तो ये है 3 × 3 का मैट्रिक्स है। हम इसे भी क्या, एक जीरो मैट्रिक्स। दूसरी बात, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स को ही एक रिक्त आव्यूह भी कहा जाता है, यानी कि एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि नुल मैट्रिक्स, नील मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि नील का मतलब होता है खाली, ठीक है ना, या एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहा जाता है इसको, जिसे हिंदी में बोलते हैं रिक्त, का मतलब होता है खाली, ठीक है ना। उसके दो नाम, एक शून्य मैट्रिक्स और रिक्त मैट्रिक्स। इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स, नील मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए, जो भी मैट्रिक्स में आपको टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो जीरो हैं उसे बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और उसके बाद में टाइप ऑफ मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स की कितनी टाइप होती हैं, तो हमने इसके अंदर मैट्रिक्स की 7 टाइपें कंप्लीट की हैं। इनकी जो आव्यूह होता है वो आपका 7 मतलब प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 7, ठीक है ना। 7 टाइप ऑफ द मैट्रिक्स हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। एलिमेंट्स और ऑर्डर हमने इसमें कंप्लीट किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट मतलब क्लास में। जय हिंद, जय भारत।